लोकतंत्र। देखो, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत। लोकतंत्र संबंधी विविध सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं साहब? देखो, लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद हैं। अर्थात जितने भी राजनीतिक विचारक हैं वो सभी एक मत नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपयोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। जैसे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, जैसे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी। दूसरा था बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। और चौथे नंबर का था मार्क्सवादी सिद्धांत। ये मार्क्स मैंने आपको उस दिन बताया था, मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स से विचारक, मार्क्सवादी सिद्धांत। और लास्ट और एक पांचवा वह है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत। ठीक है सर। अब चर्चा करेंगे हम सबसे पहले परंपरागत उदारवादी सिद्धांत पर। ठीक है सर, इसकी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, इब्राहिम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। और कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं ये आपको बताया जाएगा। देखो, इसमें एक प्रश्न बनता है कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के 2 विचारकों के नाम बताइए। कितने विचारकों के नाम बताइए? 2 विचारकों। तो भैया इनमें से कोई सा भी, चाहे तो हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, इनमें से कोई से भी आपको जो अच्छा लगे 2 लिख देना। 2 ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न भी इसमें से पूछा जाता है, इस पाठ में से। हाँ जी, लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं। व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः
अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। ये कहा है उदारवादी ने। एक तो जो परंपरागत उदारवादी जो पहले से चला रहा है, प्राचीन है, जो सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं, समानता पर बल देता है। शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन होना चाहिए सीमित, अवधि निश्चित होनी चाहिए, क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। ठीक है। शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी ट्रस्टी होती है। नंबर 5वां है, शासन के संचालन के लिए निश्चित एवं आधारभूत नियम, जैसे शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से है, जहाँ तो स्वयं जनता प्रतिनिधि है, जहाँ प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली में। शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जो कि आज चल रहा है, आप देख रहे हैं। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। किसका हित होना चाहिए? व्यक्ति का हित। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। ये उदारवादी सिद्धांत के, ये परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के लक्षण हैं, मान्यता है। ठीक है सर। अब बारी आई है बहुलवादी सिद्धांत। ये क्या कहता है? लोकतंत्र में बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। ये संघात्मक स्वरूप क्या है? संघात्मक स्वरूप क्या है? संघात्मक का मतलब होता है एक संघ होगा और उसके बहुत सारे राज्य होंगे और उन सभी राज्यों से मिलकर के एक संघ बनेगा। एक केंद्र होगा और केंद्र के बाद फिर होंगे राज्य, स्टेट होंगे, उन सब से मिलकर के एक संघ बनेगा। ठीक है। और ऐसी शासन प्रणाली को कहते हैं, जहाँ दोहरी शासन प्रणाली पाई जाती है, संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। दोहरी शासन प्रणाली कैसे? एक तो केंद्र सरकार होती है, दूसरी अपनी अपनी राज्य सरकारें होती हैं। जहाँ दो प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अपने भारत में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास H.J. लास्की, अर्नेस्ट वास्कर, मिस फॉलेट, D.H.H. कोल, डिग्बी आदि ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डेल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। ये विचारकों के नाम में राजनीतिक विचारक हुए हैं। जो उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया। रॉबर्ट पृथक के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगले नंबर का है, नंबर 3 है जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्को, पॉरेटो, बर्नहम, सी राइट, मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार दी पॉलिटिक्स फॉर पीस नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। मॉस्को इतालवी विद्वान है जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए हैं। देखो, कोई कंपटीशन में यदि ये नाम पूछे जा सकते हैं पुस्तकों के तो आपको याद करने हैं। अब चौथे नंबर का है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है, जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यावहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ त्से आदि ने दिया है। अगले नंबर का है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता,
तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में नेट आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्रायः लोकतांत्रिक समाजवादी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। यह सिद्धांत कहता है कि खून खराबा करते हैं, हिंसा करते हैं, क्रांति लाते हैं, समाज में सरकार को स्तर करते हैं, हटाते हैं और दूसरी सरकार का गठन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ क्रांति की जाती है, मारकाट होती है, हिंसा होती है। तो ये कहता है क्रांति और हिंसा करने की बजाय हमको संवैधानिक साधनों में विश्वास करना चाहिए, संविधान के अनुसार हमको सुधार करना चाहिए, संविधान का पालन करते हुए उसका हटाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी मांग मनवानी चाहिए, ये कहता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के 2 प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये मैंने आपको बताया था उस दिन पिछली कक्षा में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सीधे शासन करती है, सीधी सीधी शासन व्यवस्था में भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मैंने उदाहरण देकर के बताया था कि मैं आपको कहता हूं कुछ सामान मेरे लिए लेकर के आइए, चौक लेकर के आइए, और आप चौक लेने के लिए जाते हैं, चौक आप खुद लेकर के आते हैं, तो आपने ये काम प्रत्यक्ष रूप से किया। और आप चौक लेने के लिए गए, आप नीचे ही रुक गए, किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया तुमने चौक लेने के लिए, वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभु शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। हर्मशा का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हर्मशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों, कैंट कहते हैं वहाँ प्रांत को, जैसे अपने भारत में है ना प्रांत हैं, राज्य जिनको राज्य कहते हैं आप, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऐसे ही स्विट्जरलैंड में कैंट हैं, उनको राज्य नहीं कहकर के वो कैंट कहते हैं। और कैंटनों, 5 कैंटनों में है ये शासन प्रणाली। ठीक है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। हमारे भारत देश में इसको हम देखो साहब, यदि इसको लागू भी करे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को तो भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा भारत तो बहुत विशाल आकार वाला है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। छोटा आकार होना चाहिए इसकी सफलता के लिए, और जनसंख्या होनी चाहिए सीमित, थोड़ी जनसंख्या होनी चाहिए। किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। बता दी आपको बात। दूसरा है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। देखो वर्तमान समय में दुनिया के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है।
इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। देखो, हमने चुनाव में भाग लिया, हमने निर्वाचन में भाग लिया, हमने वोट डाली और हमने वोट डाल करके और अपना एक सांसद बना दिया। जनता ने वोट डाल करके और एक बना दिया सांसद। कौन बना दिया? सांसद बना दिया था। सांसद किसने बनाया? जनता ने। और ऐसे ही बहुत सारे सांसद हो गए। जनता ने अनेक, हमने इस सांसद को बना दिया भरतपुर लोकसभा से, अलवर से ये बन गया और धौलपुर से ये बन गया। ऐसे ही भारत के कोने कोने से सांसद चुन करके आते और वो सांसद चुन करके किसका निर्वाचन करते हैं? प्रधानमंत्री का। किसका करते हैं? प्रधानमंत्री। तो बताओ, ये जो प्रधानमंत्री है, जो शासन कर रहा है, ये शासन कर रहा है, ये प्रधानमंत्री, ये अप्रत्यक्ष तो है भाई। जनता ने तो सांसद को चुना था, सांसदों ने मिलकर के प्रधानमंत्री को चुना है, तो ये अप्रत्यक्ष तो है। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं चुना, जनता ने सांसद को चुना, सांसद ने इसको चुन दिया प्रधानमंत्री को। अब उसमें ऐसी शासन प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है जनता। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन थोड़ी करती है। जनता का ये प्रतिनिधि है प्रधानमंत्री। ये सांसद ने चुना है, सांसद चुना है जनता ने, सांसदों ने इसको चुन दिया, प्रतिनिधि बना दिया। ये जनता का प्रतिनिधि है। जनता चाहेगी जब तक ये रहेगा, जनता नहीं चाहेगी तो सांसदों को हटा देगी, सांसदों को हटा देगी तो प्रधानमंत्री हट जाएगा, दूसरा सांसद आ जाएगा, दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है साहब? तो प्रतिनिधि और अप्रत्यक्ष समझ में बैठ की बात। जे.एस. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। लॉर्ड ब्राइस है कोई विचारक, इसने कहा है। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये डाइसी ने कहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, डाइसी वाला, ध्यान रखना है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन वर्ग में भाग लेता है, ये सीले ने कहा है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, इब्राहिम लिंकन ने कहा। ये जिस दिन आपको मैंने बता दिया था, इब्राहिम लिंकन और डाइसी की दोनों को परिभाषा याद करनी है आपको। कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। अब लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, एक विशेषता क्या क्या है? लोकतंत्र की विशेषता है, किसकी विशेषताएं? लोकतंत्र। लोकतंत्र की विशेषताएं, नंबर पहली विशेषता है लोकतंत्र की जनता का शासन। जनता का शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है, यह शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है, कौन सी? लोकतांत्रिक। कैसी? जिसमें संपूर्ण जनता का शासन होता है। इस शासन प्रणाली में, इस शासन प्रणाली के रूप में संपूर्ण जनता का शासन होता है।
जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह या प्रत्येक व्यक्ति से है, ये मैंने आपको बताया था। जनता का अर्थ होता है संपूर्ण जनसमूह अर्थात प्रत्येक व्यक्ति। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी नस्ल का है, सबका शासन है, ये पूरी जनता का शासन है। कोई भेदभाव नहीं है कि तो आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप काले रंग के हो या गोरे रंग के हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, या ये तो उड़ीसा वालों का है, राजस्थान वाले का नहीं है, जम्मू कश्मीर वाले का है और तमिलनाडु वालों का नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब जनता का शासन है, संपूर्ण जनता का शासन है। नंबर दूसरी विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन। भैया इसका निर्वाचन, शासन का निर्माण किसने किया है? इस शासन का निर्माण किसने किया है? सरकार का निर्माण किसने किया है? जनता ने। जनता ने ही तो चुना है सरकार को। आज बीजेपी की सरकार है अपने जैसे भारत देश में है, तो किसने चुना है बीजेपी को? किसने चुना है? जनता ने ही तो चुना है। जनता ने ही तो चुना है बीजेपी को। तो जनता द्वारा निर्मित शासन है ये। कौन सा? लोकतंत्र, जिसका दूसरा नाम है प्रजातंत्र। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। अभी बताई थी, जनता ने सांसद को चुन दिया, सांसद ने प्रधानमंत्री को चुन दिया, जनता ने एमएलए को चुन दिया, एमएलए ने जाकर के मुख्यमंत्री को चुन दिया। ठीक है साहब। नंबर 3 देखेंगे साहब, दोनों समझ में आ गए। नंबर 3, लोकतंत्र शासन। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य नहीं। लोकतंत्र शासन साध्य है, साध नहीं। देखो, लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जा सकता, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन संबंधी निम्नलिखित साध्यों, लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है: व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा तथा सार्वजनिक हित में वृद्धि। तो लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा करना और सार्वजनिक हित में वृद्धि करना, ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। देखो, लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी है। चुनाव होते हैं हर साल, 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार के पास में, अपने जैसे भारत देश में। 5 साल बाद वो सरकार अपनी खूबियों को, अपनी उपलब्धियों को, जो उसने काम किए हैं, उनको जनता के सामने बताती है, जनता को बताती है कि हमने ये काम किया है। जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता जब तक चाहेगी उसको रखेगी। जनता को अच्छा लगेगा कि इसने वास्तव में अच्छा काम किया है, तो जनता उसको दोबारा से शासन की जिम्मेदारी देगी। अच्छा नहीं किया है तो उसको हटा देगी। यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती है तथा सार्वजनिक कार्य इसमें कार्य नहीं करती है, तो जनता उसको समय से पहले भी हटा सकती है और समय के बाद तो हट ही जाएगा।
ठीक है, जब जनता नहीं चाहेगी तो। आज केवल इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे।